Hello student, this is Shivani Chauhan, Assistant Professor in Ganga Institute of Education. So today we will talk about the next topic of the Introduction to Educational Research के Unit 1 का हम next topic करेंगे, that is the meaning, nature, नीड, स्कोप एंड टाइप्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। इसके बारे में बात करेंगे कि करके हर कॉन्सेप्ट को डीप में पढ़ेंगे ताकि आप अपने एग्जाम को एक बेहतर तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव वे में समझ के साथ साथ आप अपनी राइटिंग और जो मार्क्स हैं वो जितने मार्क्स आता है उसके अकॉर्डिंग आप लिख सको। ओके, स्टार्ट करते हैं। मीनिंग की बात करते हैं। एजुकेशनल रिसर्च का क्या मतलब है, उससे पहले आपको रिसर्च का मतलब पता होना चाहिए। रिसर्च का एक सिस्टमेटिक तरीका है जहाँ पर आप एक सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीज़ों को कनेक्ट करते हैं। मतलब कोई आपकी प्रॉब्लम होती है, उसका आप सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। पहले प्रॉब्लम लेते हैं, उसके बाद रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर करते हैं। आफ्टर दैट आप हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर आप जो भी आपके डिज़ाइन है, रिसर्च डिज़ाइन, वो यूज़ करते हो, फिर एनालिसिस करते हो, इंटरप्रेट करते हो, एंड आफ्टर दैट आप वेरीफाई करते हो ना डेटा को, कंक्लूजन डाल देते हो। सो रिसर्च, एजुकेशन रिसर्च का क्या मतलब है? जो रिसर्च आप एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में या फिर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो, वही क्या है, वही है एजुकेशनल रिसर्च। सो सिस्टमैटिक ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिक स्टडी है एजुकेशनल प्रॉब्लम्स की। जो भी एजुकेशन में जो भी इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उससे रिलेटेड होती है एजुकेशनल रिसर्च। ओके, सो ये एजुकेशन से रिलेटेड होती है। इसमें हमारा जो मकसद होता है वो क्या होता है? नई नॉलेज का निर्माण करना, डिस्कवर करना, फिर जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसे वेरीफाई करना कि वो सही है या गलत है, और क्या हम एजुकेशन में सही सुधार कर सकते हैं, अच्छे सुधार कर सकते हैं, जो भी फ्लॉज थे पहले उसको कैसे सुधार सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हम एजुकेशनल रिसर्च कर सकते हैं। सो अगर हम और बात करें एजुकेशनल रिसर्च का क्या मतलब है, वहाँ पर आप कलेक्ट करते हो डेटा को, उसके बाद एनालिसिस करते हो, उसका विश्लेषण करते हो, उसको तोड़ करके देखते हो, सारे ऑब्जेक्टिव्स को रिफाइन करते हो। आपका जो डेटा कलेक्शन के बाद जो भी रिजल्ट आया उसके अकॉर्डिंग आप मैनिपुलेट तो नहीं करोगे, इंटरप्रेट करोगे डेटा को, जो कि बच्चों के लिए यूजफुल हो, टीचिंग में यूजफुल हो, लर्निंग में यूजफुल हो, लर्नर के लिए सही हो, टीचर्स के लिए, करिकुलम के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को, इवेल्युएशन के लिए, जो कि एजुकेशन को एक अफेक्टिव और मीनिंगफुल बना सके। ऐसी रिसर्च आप कंडक्ट करो एजुकेशन में, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, है ना, जहाँ पर भी आप नए मेथड्स डिस्कवर कर सकते हो, पहले की जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको वेरीफाई कर सकते हो। उन सब चीज़ों को वेरीफाई करो और चेक करो कि क्या वो सही है, क्या हम नए सुधार ला सकते हैं, नई रिफॉर्म, नई पॉलिसीज ला सकते हैं। तो यही है एजुकेशनल रिसर्च। इसको हम हिंदी में देख लेते हैं। शैक्षिक अनुसंधान शैक्षिक समस्याओं, प्रक्रिया और प्रथाओं का एक व्यवस्थित, वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक अध्ययन है, जिसका उद्देश्य नए ज्ञान की खोज करना है, मौजूदा ज्ञान को स्थापित करना है कि कैसे आप वेरीफाई कर सकते हो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जो नॉलेज है हमारे पास, और जो शैक्षिक सिद्धांत हैं, पॉलिसीज हैं, उनमें क्या सुधार आ सकता है ना। तो शैक्षिक अनुसंधान में शिक्षण अधिगम, शिक्षार्थियों, शिक्षकों, पाठ्यक्रम, प्रशासन और मूल्यांकन के सब संबंधित आंकड़ों का योजनाबद्ध संग्रह, विश्लेषण और व्याख्या शामिल होती है, ताकि शिक्षा को अधिक प्रभावी और सार्थक बनाया जा सके। सो ये हिंदी एक्सप्लेनेशन है ऑफ इंग्लिश। तो जो भी वीडियोस आप आएंगी वो हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। सो आप इजीली नोट्स भी बना सकते हो और अपना कंटेंट भी तैयार कर सकते हो। सो मीनिंग में की एलिमेंट्स की बात करें कि इसमें हमने अभी पढ़ा है, इतने सारे सिस्टमेटिक है, साइंटिफिक है, ऑब्जेक्टिव है, प्रॉब्लम बेस्ड है और इम्प्रूवमेंट है। इनका मतलब क्या है? सिस्टमेटिक का मतलब है कि ऑर्डरली पैटर्न में होता है। ऐसा नहीं कि पहली सीडी के बाद आप तीसरी सीडी कूद गए, नहीं, आप सिस्टमेटिक वे में चलोगे। पहला स्टेप है, फिर सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप है, फोर्थ स्टेप है। ऐसे आप पहले प्रॉब्लम लोगे, क्या प्रॉब्लम है एजुकेशन एरिया में, उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी रिसर्च हो रखी है, पहले उन सब चीज़ों को पढ़ोगे, देखोगे क्या क्या हो रखा है, क्या रिसर्च गैप्स है, फिर हाइपोथेसिस बनाओगे, दैट इज टेंटेटिव अजम्पशन सॉल्यूशंस, जो कि आप लेकर के चलोगे अपनी स्टडी के लिए थ्रू आउट द स्टडी, है ना। सो एक सिस्टमेटिक तरीके से, प्लान तरीके से होता है। साइंटिफिक होता है क्योंकि आप वैलिड मेथड्स यूज करते हो इस रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए, टूल्स वैलिड यूज करते हो और प्रोसीजर्स वैलिड यूज करते हो। वैलिड मतलब जो उस रिसर्च के लिए ही बने हो। जैसे कि आप एलिमेंट्री एजुकेशन के बच्चों पे रिसर्च कर रहे हो, तो आप ऐसे टूल्स लोगे जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए होगा। ओके, तो ऐसे टूल्स, ऐसे प्रोसीजर और ऐसे मेथड्स आप यूज करोगे। ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, मतलब किसी भी इंसान की पर्सनल बायसनेस वहां पर नहीं होनी चाहिए। कोई अपना सब्जेक्टिवनेस दे रहा है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। आप सारा जो डेटा कलेक्ट करोगे, जो भी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर होगी, नॉलेज होगी, वो ऑब्जेक्टिव पे, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए उसमें, ना कि सब्जेक्टिविटी। प्रॉब्लम ओरिएंटेड होना चाहिए कि जो आपकी प्रॉब्लम है
उससे रिलेटेड आप चीजें करो, या फिर आपकी जो प्रॉब्लम है वो ऐसे होनी चाहिए रियल एजुकेशनल इश्यूज जो आ रहे हैं अभी सोसाइटी में, हमारे एजुकेशन एरिया में, तो उससे रिलेटेड आपकी रिसर्च होनी चाहिए। एजुकेशन रिसर्च की बात करें, और इम्प्रूवमेंट फोकस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने रिसर्च कर ली और सब कुछ एज इट इज है ना। तो आप ऐसे रिसर्च करोगे जहां पर आप इम्प्रूवमेंट के एरियाज प्रोवाइड कर सकते हो, क्या क्या एरियाज हैं जहां पर इम्प्रूवमेंट हो सकती है, क्वालिटी को बढ़ा सकते हो एजुकेशन की। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब हम फाइनली ये बता सकते हैं कि एजुकेशनल रिसर्च होता क्या है। एजुकेशन रिसर्च एक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक वे है जो कि ऑब्जेक्टिविटी के साथ करी जाती है, साथ ही साथ उसमें जो भी हम टॉपिक्स लेते हैं वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड एंड इम्प्रूवमेंट फोकस होने चाहिए, ताकि हम अपनी रिसर्च को बेहतर तरीके से एजुकेशनल एरियाज में अप्लाई कर सकें। तो देखो, एलिमेंट से ही आपने क्या बना ली है, डेफिनेशन बना ली है, मीनिंग बना लिया है एजुकेशनल रिसर्च का। ये हिंदी में है, व्यवस्थित होता है, वैज्ञानिक, निष्पक्ष होता है, समस्या उन्मुख और सुधार पर केंद्रित होता है। आगे हम बात करते हैं नेचर ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। अब प्रकृति क्या है एजुकेशनल रिसर्च की, तो ये सारे दिए हुए हैं। आप ऐसे फ्लो चार्ट बनाओगे, इमेजेस की जरूरत नहीं है, आप फ्लो चार्ट बनाओगे तो आप इजीली अपना पेपर अटेंड कर सकते हो, और वो एक बोल सकते हो कि इंप्रेशन अच्छा जाएगा एग्जामिनर पे। ओके, कुछ नेचर है, जैसे इंटरडिसिप्लिनरी नेचर होता है, और सिस्टमेटिक और प्लान्ड होता है जो कि प्रॉपरली कंडक्ट करा जाता है, जो कि हमने पढ़ा है। ऑब्जेक्टिव होता है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है, ऑब्जेक्टिव इन नेचर, है ना। और एनालिटिकल एंड क्रिटिकल होता है, रेप्लिकेबल एंड वेरीफाइबल। इन सब को हम आगे पढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे नेचर ऑफ एजुकेशन रिसर्च क्या होता है। नेचर ऑफ एजुकेशन रिसर्च मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें चाहिए, जिसको हम बोल सकते हैं, जो डिफाइन कर सकते हैं कि हम ये जो रिसर्च करें वो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, हम एजुकेशनल रिसर्च कर रहे हैं, है ना। तो वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो एजुकेशनल रिसर्च का मतलब ये नहीं कि आप कैजुअली इंक्वायरी करो, बल्कि यहाँ पर आप सिस्टमेटिक तरीके से, पर्पसफुल तरीके से पूरा प्रोसेस यूज करते हो। तो सबसे पहले साइंटिफिक इन नेचर। साइंटिफिक क्यों होना चाहिए, क्योंकि आप जो भी मेथड यूज करोगे वो साइंटिफिक प्रूफ बेस्ड होने चाहिए। कुछ भी नहीं उठा लोगे, आप यहाँ पर क्लियरली आइडेंटिफाई करोगे अपनी प्रॉब्लम को, उसको लिखोगे, फिर आप अपने हाइपोथेसिस बनाओगे, टेंटेटिव अजम्पशंस बनाओगे, सॉल्यूशंस जो आपकी प्रॉब्लम के हो सकते हैं, उसे आप उसके लिए आप डेटा कलेक्ट करोगे। आफ्टर दैट आप उनका विश्लेषण करोगे और फिर वेरीफाई करोगे, है ना। देखोगे कि जो रिजल्ट आए हैं वो सही भी है या नहीं है, दूसरे पर्सन उसको उसको वेरीफाई कर सकते हैं। फाइंडिंग्स जो आएंगी एजुकेशनल रिसर्च की, वो एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए, ना कि ओपिनियन बेस्ड। कि मैंने तो कहा था कि एलिमेंट्री एजुकेशन में बच्चे प्ले वे मेथड से ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं, आपके तरीके से नहीं। आपका सब्जेक्टिवनेस नहीं चाहिए यहाँ पर, चाहिए ऑब्जेक्टिवनेस। मतलब जो डेटा कह रहा है, जो हमने डिफरेंट टूल्स के थ्रू, जैसे क्वेश्चन इंटरव्यू, है ना, इनके थ्रू हमने निकाला है, वो क्या कह रहा है, वहां से हमने क्या इंटरप्रिटेशन निकाली है, तो उस पर बेस्ड होना चाहिए सबसे पहले। तो ये है प्रकृति में वैज्ञानिक होना चाहिए। नेक्स्ट इज सिस्टमेटिक एंड प्लान्ड होना चाहिए। सिस्टमेटिक क्यों, अभी मैंने बताया था कि ऐसा नहीं है कि आप पहले स्टेप के बाद फोर्थ स्टेप करो और आपने रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर एंड दैट द आगे फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ये सब स्टेप तो करे ही नहीं, आप सीधा रिसर्च डिजाइन पे पहुंच गए। तो रिसर्च डिजाइन तो तभी करोगे ना, तब आपके पास ये सारी चीजें पता होंगी। तो आप वेल प्लान तरीके से सारा सिस्टमेटिक प्रोसेस करोगे। यहाँ पर लॉजिकली रिलेटेड होने चाहिए कि फर्स्ट स्टेप कैसे रिलेटेड है दूसरे से, जब दूसरा पूरा होगा तभी तीसरा कंप्लीट होगा। अगर रिसर्च ऑर्डरली होगी, ऑर्गेनाइज होगी, तो आप एक बेहतर रिसर्च कर पाओगे, ऐसी रिसर्च कर पाओगे जो सोसाइटी में जो एजुकेशनल इश्यूज हैं उनको रियल तरीके से निखारे और उनमें इम्प्रूवमेंट आ सके, ताकि डिफरेंट पॉलिसीज बन सके एजुकेशन से रिलेटेड। ना कि आप कोई भी रैंडम टॉपिक या फिर रैंडम स्टेप आप फॉलो कर लोगे। ऑब्जेक्टिव होती नेचर में, ऑब्जेक्टिव मतलब यहाँ पर बायसनेस नहीं होती, पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल प्रिजुडाइज नहीं होती है कि मैं कहता हूँ या मैं कहती हूँ, अगर मैं बोलूँ तो, ऐसा आपको वर्ड यूज भी नहीं करने हैं, ना ही आपको अपने जजमेंट या फिर आप बोल सकते हो कि आपके सब्जेक्टिवनेस नहीं देनी है। तो यहाँ पर कंक्लूजन जो होंगे वो डेटा के बेसिस पे होंगे, ना कि आपके पर्सनल व्यू पे। तो जिससे कि रिजल्ट ट्रस्टवर्दी बनेंगे, जिस पर आप विश्वास कर सकते हो, और क्रेडिबल बनेंगे, है ना। आगे भी फिर इस पर रिसर्च, इसको देख करके और रिसर्च हम कर पाएंगे। व्यवस्थित और योजनाबद्ध होती है और प्रकृति में वस्तुनिष्ठ होती है।
नेक्स्ट इज एम्पिरिकल। एम्पिरिकल मतलब जो एजुकेशन रिसर्च होगी वो ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल डेटा पे बेस्ड होगी। जो आपने ऑब्जर्व करा है, आपने अगर ऑब्जर्वेशन मेथड यूज करा है तो जो आपने ऑब्जर्व करा है, जो आपने देखा है और मेजर करा है जो आपने थ्रू द डिफरेंट टेस्ट, है ना। तो जो भी टूल्स यूज आपने करे, टेस्ट यूज करे, क्वेश्चनर यूज करे, इंटरव्यू या ऑब्जर्वेशन, उसके थ्रू जो कंक्लूजन निकला है उसके बेस्ड पे आपकी जो रिसर्च है वो होगी, ना कि खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फाइंडिंग्स कैन बी वेरीफाइड बाय अदर्स, ताकि जो उसका कंक्लूजन निकला है वो देख सके, अच्छा क्वेश्चनियर में ये डेटा था इसलिए इन्होंने ये कंक्लूजन दिया है। तो ये नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ओरिएंटेड होना चाहिए, कि जो आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, जो रियल एजुकेशन प्रॉब्लम्स है उससे रिलेटेड होना चाहिए। कुछ भी नहीं बना दोगे कि जिससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और आप ऐसे ही ले रहे हो उस चीज़ को। जैसे कि लो अचीवमेंट हो गया, बच्चे का लो अचीवमेंट क्यों होता है, स्ट्रेस क्यों होती है, एंग्जाइटी क्यों होता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है, आंखों में प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है पढ़ने की वजह से, ऑनलाइन लर्निंग कैसे अफेक्टिव है, या फिर जो ट्रेडिशनल वे ऑफ मेथड था वो कैसे अफेक्टिव है, या फिर जो नया मेथड्स है वो कैसे अफेक्टिव है, एआई का क्या रोल है। तो ये सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम्स हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, वो आप लेकर के चल सकते हो। तो रिसर्च प्रैक्टिकल होनी चाहिए कि आप उसे यूज कर सको, ऐसा नहीं कि आपने रिसर्च कर लिया और वो किताब बंद हो गई बस खत्म। और नीड बेस्ड होनी चाहिए, जिसको जरूरत पड़े वो देख सके, है ना, आपके कंक्लूजन्स को। सो अनुभवजन्य होनी चाहिए और समस्या उन्मुख। नेक्स्ट इज एनालिटिकल एंड क्रिटिकल, कि आप क्वेश्चन कर सको, केयरफुली एनालाइज करो और इंटरप्रेट करो लॉजिकल रीजनिंग में और स्टैटिस्टिकल टेक्निक में, ताकि आगे फर्दर उस पर स्टडी हो सके। और उन सब चीजों को जब आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, अगर किसी चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो वो किस बेस पे कर रहे हो, वो आप डेटा के बेसिस पे कर रहे हो जो आपने फाइंड आउट करे हैं थ्रू द डिफरेंट टेस्ट ना, स्टैटिस्टिकल मेथड के थ्रू। तो एनालाइज और इंटरप्रिटेशन का यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, तभी आप एनालिटिकल और क्रिटिकल वे में कर सकते हो रिसर्च को। तो सुपरफिशियल कंक्लूजन्स अवॉइड होनी चाहिए, मतलब आपके पॉइंट्स या फिर आप जो सोच रहे हो, आपका कोई भी पॉइंट नहीं यूज होना चाहिए जो आपने निकाला है फ्रॉम द स्टैटिस्टिकल मेथड या फिर कोई टेस्ट के द्वारा, उसी को ही आपको कंक्लूड करना है, वही आपका रिजल्ट होगा। रेप्लीकेबल और वेरीफेबल होनी चाहिए, कि आप उसे कॉन्टिन्यूली जब आप यूज करोगे तो सेम रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और वेरीफाई होना चाहिए, आप डिफरेंट जो आप बोल सकते हो जो रिसर्च कर रहे हैं या फिर रिसर्च में आना चाहते हैं, वो जो आपने रिजल्ट्स निकाले हैं, जो आपने डेटा लिया था, जो आपने क्वेश्चनर लिए थे या फिर इंटरव्यू लिए थे, उसके अकॉर्डिंग उसको वेरीफाई कर सके, देख सके कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स, जो आपने टूल्स लिए थे, क्या उससे आपका कंक्लूजन वेरीफाई हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो वेरीफिएबल होने चाहिए और रेप्लीकेबल होने चाहिए, कि क्लियरली डिस्क्राइब सो दैट अदर रिसर्च कैन रिपीट द रिसर्च। जो भी कोई रिसर्च गैप है या फिर उस रिसर्च को रिपीट कर सके, ताकि वेरीफाई कर सके फाइंडिंग को, जिससे कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी बनी रहेगी, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, और जो आप देखना चाहते हो उससे रिलेटेड वो रिसर्च होनी चाहिए। नेक्स्ट इज अ विश्लेषणात्मक, ये हिंदी में है, और आलोचनात्मक, एंड द नेक्स्ट वन इज द प्रतिलिपि योग्य और सत्यापन योग्य। तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे वो यहाँ से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट इज अ डेवलपमेंटल एंड डायनामिक। तो डेवलपमेंटल क्यों होनी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि एवरीथिंग इन द सोसाइटी, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज डायनामिक इन नेचर, सब कुछ चेंज होता है कभी ना कभी, ना हर चीज में चेंज आता है। तो एजुकेशन रिसर्च कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए और प्रोग्रेसिव, आपको ऊपर की ओर लेकर के जाए, ना कि ये कि आप अब टेक्नोलॉजी पर चले गए पर अब आपने ऐसी रिसर्च कर दी कि वहां पर आप वो ट्रेडिशनल मेथड रह गए, नहीं, आपको ऊपर की तरफ लेकर जाए, आपको बढ़ाए आगे, है ना। सो न्यू फाइंडिंग मॉडिफाई और इम्प्रूव एग्जिस्टिंग थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस, कि जो थ्योरीज हैं, जैसे आप देखते हो डिफरेंट थ्योरीज आपने पढ़ी होंगी, पियाजे की थ्योरी और ब्रूनर की थ्योरी और पैवलोव की थ्योरी, तो इनके भी क्रिटिसिज्म हुए हैं। क्रिटिसिज्म क्यों हुए, क्योंकि उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने देखा क्या इनमें प्रॉब्लम्स है, क्यों ये बेहतर नहीं है, तो इससे रिलेटेड फिर और रिसर्चेज हुई, फिर आगे और रिसर्चेज हुई और होती ही रहती हैं। तो जो भी एग्जिस्टिंग थ्योरी है उसको इम्प्रूव करने के लिए आप रिसर्चेज कर सकते हो, तो जिसमें चेंजमेंट आ जाता है, जिससे, है ना। सो एजुकेशन इवॉल्व्स विद द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी, कि हमारा जो एजुकेशन है, हमारा पढ़ने का तरीका, हमारी जो शिक्षा है, वो हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। और वो चेंज कब होगी, जब आप रिसर्च करोगे, है ना। रिसर्च नहीं करोगे, देखोगे नहीं क्या चेंजमेंट आ रहे हैं, तो आप प्रोग्रेसिव वे में नहीं बढ़ पाओगे। सो नेक्स्ट इज इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। तो इंटरडिसिप्लिनरी क्यों है, क्योंकि एजुकेशन रिसर्च में ये नहीं कि सिर्फ एजुकेशन के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, साइकोलॉजी के भी, सोशियोलॉजी के भी, इकोनॉमिक्स के भी, पॉलिटिकल साइंस और फिलोसफी भी, टेक्नोलॉजी पे, तो डिफरेंट डिसिप्लिन इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पर। तो आप एजुकेशन में सिर्फ ये नहीं कि आप एजुकेशन का
देखोगे, साइकोलॉजी भी देख सकते हो, सोशियोलॉजी भी देख सकते हो, तो डिफरेंट डिसिप्लिन को आप यूज कर सकते हो, जिससे कि होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बनेगी। अब बच्चों का सिर्फ एक एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू ना देख करके आप डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे, तब आप एक होलिस्टिक वे में, सर्वांगीण वे में अपनी रिसर्च को कनेक्ट कर सकते हो, ताकि एजुकेशन प्रॉब्लम को हर तरह से देखा जाए, सिर्फ एक पहलू नहीं। सो विकासात्मक और गतिशील होता है, प्रकृति में अंत विष्क्रिय होता है। सो नेक्स्ट इज द इम्प्रूवमेंट ओरिएंटेड। इम्प्रूवमेंट ओरिएंटेड क्यों है? क्योंकि हम जो रिसर्च करते हैं वो कुछ इम्प्रूवमेंट लाने के लिए करते हैं, ताकि इम्प्रूवमेंट हो एजुकेशन में। ऐसा नहीं कि हम नीचे धसलने के लिए कर रहे हैं, नीचे जाने के लिए नहीं, हम कुछ चीज नई लाने के लिए, कुछ जो जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी लैक्स थे हमारे एजुकेशन में, हमारी सोसाइटी में एजुकेशन से रिलेटेड, तो उसमें हम कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, कैसे सुधार कर सकते हैं, जैसे टीचिंग मेथड्स क्या यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते थे कि पहले लेक्चर मेथड बहुत ज्यादा यूज होता था, पहले बच्चों की पिटाई भी होती थी क्लास में ना, और लेक्चर मेथड से ही पढ़ाया जाता, जो टीचर ने बोल दिया वही आंसर होगा, उसके अलावा कोई आंसर आपने लिख दिया तो वो नहीं हो सकता। तो इस मेथड से फिर डिफरेंट मेथड्स अलग अलग आए, ह्यूरिस्टिक मेथड आया, डिस्कवरी लर्निंग मेथड आया, तो डिफरेंट मेथड्स आए। वो क्यों आए? उन्होंने देखा कि लेक्चर मेथड में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है, बच्चों का रोट मेमोराइजेशन तो हो रहा है, बच्चे क्रिटिकली थिंकिंग नहीं कर पाते, डरते हैं, टीचर जो बोलता है वही लिखते हैं, पैसिवली सुनते रहते हैं। तो फिर वो डिफरेंट मेथड्स आए, ये देखने के लिए, ये बताने के लिए कि सिर्फ लेक्चर मेथड ही नहीं, डिफरेंट अदर मेथड है जिससे आप पढ़ा सकते हो और बच्चों की लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हो। सो करिकुलम में भी ऐसे आप चेंजेस ला सकते हो, इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, इवेल्युएशन में भी और एडमिनिस्ट्रेशन में भी, है ना, कि कैसे आप काम संभाल रहे हो, कैसे एजुकेशन में पॉलिसीज जो बन रही है उनका बजट प्लानिंग कैसे हो रही है, कैसे आप एलोकेट कर रहे हो सारी चीजें, तो सारी चीजें यहाँ पर एजुकेशन में आ जाएंगी। सो रिसर्च फाइंडिंग्स को अप्लाई कर सको एजुकेशनल रिफॉर्म में, ऐसी आपकी रिसर्च होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किताब बंद करके रख दी हो। सुधार उन्मुख होना चाहिए। शैक्षिक अनुसंधान का अंतिम लक्ष्य शिक्षा में सुधार करना ना, जैसे कि शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन और प्रशासन में। और निष्कर्ष की बात करें तो शोध के निष्कर्षों को शैक्षिक सुधार के लिए लागू किया जा सकता है, तो यही रिसर्च मैटर होगी। तो ये थे नेचर ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, है ना, या फिर आप बोल सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, कैसा हम उम्मीद कर सकते हैं कि कैसे रिसर्चेस हो सकते हैं एजुकेशन में। सो नेक्स्ट इज अ नीड। अब जरूरत क्यों है हमें एजुकेशनल रिसर्च की? हमने अभी पढ़ा कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, अब जरूरत क्यों है, हम रिसर्च क्यों कर रहे हैं एजुकेशन पे? तो हमने देखा है कि हमारा जो पूरा यूनिवर्स है चेंज होता है, उसमें एवरीथिंग गेट्स चेंज, सब कुछ डायनामिक है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, आज जो था वो कल नहीं हो सकता, ऐसा भी होता है ना। सो कॉन्टिन्यूस रिसर्च की वजह से हम जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं डे टू डे लाइफ में, जैसे एक्शन रिसर्च होता है, वो टीचर को हेल्प करता है कि जो डे टू डे लाइफ में उनके स्कूल में प्रॉब्लम्स आ रही है या फिर बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है उनको सॉल्व कर सके शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, है ना। तो ऐसे ही एजुकेशन रिसर्च क्या है कि प्रॉब्लम्स को समझ सके, फिर जो भी प्रैक्टिसेस यूज कर सकते हैं इम्प्रूव करने के लिए, जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं वो सब चीजें ला सकते हैं। अगर हमने रिसर्च नहीं करी है, अगर हमें नहीं पता कि ये रिसर्च क्या होती है, या फिर कोई भी चीज हम नहीं चाहते कि इम्प्रूव हो, तो फिर हम पहले जैसे ही रहते, हमारे अंदर कोई चेंज नहीं आता, फिर ये टेक्नोलॉजी नहीं आती, फिर वही बच्चे हमसे पढ़ पाते जो सिर्फ क्लास में बैठे हैं, और जो बाकी जो नहीं आ रहे हैं क्लास में, या फिर जो अदर कॉलेजेस के बच्चे वो नहीं पढ़ पाते, टेक्नोलॉजी नहीं आ पाती। तो इसलिए डायनामिक और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की वजह से हमें जरूरत है एजुकेशनल रिसर्च की, कि एजुकेशन में भी कुछ इम्प्रूवमेंट आए, जिससे और आगे रिसर्चेस हो, जिससे और अदर एरियाज में भी हम सुधार ला सके। तो सबसे पहले है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, सुधार लाने के लिए। सो एजुकेशन रिसर्च करी जाती है ताकि हम एक ऐसी शिक्षा बच्चों को दे सके, ऐसे सिखा सके जिससे अफेक्टिव वे बने, जिससे बच्चों को ज्यादा समझ में आए कम टाइम में। लर्निंग स्ट्रेटेजीज हम ऐसी बनाते हैं, रणनीतियां, कि जिससे बच्चों को समझ में जल्दी आ सके, समझना ना कि सिर्फ याद करना, है ना। और क्लासरूम प्रैक्टिसेस ऐसे जिसमें आप इन्वॉल्व कर सको हर बच्चे को। तो नीड क्या है इसकी? टू मेक टीचिंग मोर लर्नर सेंटर्ड, कि आप टीचिंग को लर्नर सेंटर्ड बनाओगे, इंटरैक्टिव बनाओगे, मीनिंगफुल बनाओगे, तभी आप अच्छी रिसर्च कर सकते हो। तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत है? एजुकेशन रिसर्च की। तो शैक्षिक अनुसंधान अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा एक गतिशील और जटिल प्रक्रिया है। समस्याओं को समझने, पद्धतियों में सुधार करने और सामाजिक एवं तकनीकी परिवर्तनों का सामना करने के लिए निरंतर अनुसंधान की आवश्यकता होती है।
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार, जैसे कि शैक्षिक अनुसंधान, प्रभावी शिक्षण विधियों और अधिगम रणनीतियों और कक्षा अभ्यासों की पहचान करने में सहायक होता है। सो ये है फर्स्ट। नेक्स्ट इज द सॉल्विंग एजुकेशन प्रॉब्लम। जो भी हमें प्रॉब्लम्स लगती हैं, हमें चाहे डे टू डे लाइफ में लगे या फिर हमें लगता है कि कुछ पॉलिसीज में सुधार होना चाहिए, कुछ कमीशन में सुधार होना चाहिए, कोई नई पॉलिसी आनी चाहिए, है ना, तो वो सब चीज़ें जो सॉल्यूशंस हम कर सकते हैं वो एजुकेशन रिसर्च की वजह से ही कर सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरत है हमें एजुकेशन रिसर्च की, कि जैसे हमें लग रहा है कि बच्चे की अचीवमेंट बहुत लो आ रही है, हम तो बहुत अच्छे से भी पढ़ा रहे हैं, तो क्या और रीजन हो सकते हैं उसके, फर्दर क्या रीजन होते हैं, क्या पता बच्चों का पर्सनल एक्सपीरियंस अच्छा ना हो, उसके घर का माहौल अच्छा ना हो, तो ये सब चीज़ों के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, रिसर्च। ड्रॉप आउट्स क्यों हो रहे हैं बच्चे, क्लास स्कूल छोड़ करके क्यों चले जाते हैं बीच में, क्लास में इनडिसिप्लिन क्यों है, मोटिवेटेड क्यों नहीं है बच्चे, बच्चे थोड़ी देर के लिए, अब हम देखते हैं कि बच्चों का अटेंशन स्पैन भी घट रहा है, तो वो क्यों हो रहा है, वो उसका रीजन क्या है, तो उसके लिए भी आप रिसर्च करते हो। तो इसलिए जो भी प्रॉब्लम्स हैं एजुकेशन प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करने के लिए हम एजुकेशन रिसर्च यूज करते हैं। जिससे हम साइंटिफिक और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सके और इम्प्लीमेंट कर सके उन बच्चों पर जिन पे भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो नेक्स्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम। तो करिकुलम जो हमारा पाठ्यक्रम होता है, जहाँ पर हमें क्या करना है अपने स्कूलिंग लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, है ना, एकेडमिक लाइफ में, नॉन एकेडमिक लाइफ में, वो सब कुछ चीज़ें मेंशन होती है। सो एजुकेशनल रिसर्च प्रोवाइड करता है कि हमारा जो करिकुलम का बेसिस होगा वो क्या होगा, क्या हमारा करिकुलम लर्नर सेंटर्ड होगा या फिर टीचर सेंटर्ड होगा, क्या होना चाहिए, प्लानिंग कैसे होगी, रिविजन कैसे होगा, इवेल्युएशन कैसे होगा। तो ये इस चीज़ की नींव प्रदान करता है क्या, एजुकेशनल रिसर्च, क्योंकि हम जब रिसर्च करते हैं तो हमें पता चलता है कि बच्चे किस तरह से अच्छा समझ सकते हैं, क्या हम उसमें कंटेंट रखें जो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाए, ना कि रोट मेमोराइजेशन को। रोट मेमोराइजेशन तो बढ़ जाएगी, बट अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ाई जाए, तो क्या चैप्टर्स रखे, क्या कॉन्सेप्ट्स रखे, तो रिवीजन और इवेल्युएशन के लिए भी। इसकी नीड क्या है, ताकि आप करिकुलम को रेलिवेंट, फ्लेक्सिबल और अलाइन कर सको बच्चों की नीड्स और सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग, कि बच्चे भी समझ सके, लर्नर्स भी समझ सके, है ना, सोसाइटी भी समझ सके। तो ऐसे आप करिकुलम रखो जो सबके लिए सही हो। ओके। सो नेक्स्ट इज अ शैक्षिक समस्याओं का समाधान और पाठ्यक्रम का विकास। नेक्स्ट वन इज द इम्प्रूवमेंट ऑफ इवेल्युएशन एंड एग्जामिनेशन सिस्टम, की जो अब तरीका है इवेल्युएशन का, मूल्यांकन का, कि हम हमेशा बच्चों का मूल्यांकन करते हैं कि उन्होंने अगर एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स करे हैं, अचीव करे हैं, तो वो इंटेलिजेंट है, नहीं करे तो वो नहीं है। नहीं, आपको बच्चों को और अदर मेथड से आप क्या कर सकते हो, इवेल्युएट कर सकते हो, और उसको बताने का तरीका आप क्या है कि आप उनके ऊपर रिसर्च कर सकते हो, कि डिफरेंट अदर मेथड्स होते हैं जिससे आप इंटेलिजेंस लेवल बच्चों का चेक कर सकते हो, है ना। तो बच्चों को इवेल्युएशन कैसे करें, एग्जामिनेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, जैसे हम बात करें कि पहले की बात करें, अपने मम्मी पापा से सुना होगा, तो एक साल में एक बार ही पेपर होता था। बट अब अगर हम बात करें तो अब फॉर्मेटिव असेसमेंट कहाँ, समेटिव असेसमेंट कहाँ, हाफ ईयरली है। तो ये क्यों है, क्योंकि हमने देखा कि कुछ प्रॉब्लम्स है, बच्चे एक साथ सारा चीजें याद नहीं कर पाते सारी चीजें, तो उसके लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट बना दिए गए, ताकि आप इवेलुएट कर सको बच्चों को, और बच्चों की एबिलिटी, ट्रू एबिलिटी को जान सको, और एग्जामिनेशन स्ट्रेस जो है बच्चों के ऊपर उसको कम कर सके। सो नेक्स्ट इज एजुकेशनल प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। तो अब क्या हम पॉलिसीज बनाते हैं, क्या उसमें फ्लॉज हैं, क्या उसमें दिक्कतें हैं ना, तो वो सब चेक करने के लिए हमें एजुकेशन रिसर्च की जरूरत होती है। हम देखते हैं कि अब जो हमारी पॉलिसी आई है, दैट इज अगर हम एनईपी 2020 की बात करें, तो कुछ कुछ क्या बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी तक इम्प्लीमेंट भी नहीं हो पाई हैं, और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो इम्प्लीमेंट हो चुकी है, बट जो उन्होंने टारगेट रखा था वो नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है, क्या अदर हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इस पॉलिसी में, है ना। जो 1986 वाली पॉलिसी थी, उसके बाद ये जो 2020 वाली पॉलिसी है, तो आपने देखा होगा कि उनमें जमीन आसमान का अंतर है बिल्कुल। वहां पर हमारी जो लर्निंग करी जाती थी 1986 में, ज्यादा फोकस नहीं दिया था कि बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। पर अब अगर हम बात करें तो 2020 में लर्नर सेंटर्ड सारी चीजें बना दी गई हैं बच्चों के अकॉर्डिंग, है ना। बच्चे ज्यादा अपनी अंडरस्टैंडिंग, बच्चे ज्यादा अपनी समझ कर सके, उसको बढ़ा सके, ऐसी हमारी लर्निंग, ऐसी हमारी एजुकेशन पॉलिसी बना दी गई है, बच्चों पर केंद्रित है वो। तो ये क्यों है, ये सारी चीजें हम एजुकेशनल रिसर्च के थ्रू ही देख सकते हैं, रिसर्च के थ्रू ही हम प्रूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन ने सोचा कि अच्छा ये सारी चीजें थी उसमें, और उसने एज इट इज फिर उनको हटा करके दूसरे में लिख दिया, नहीं, उसे प्रॉपर रिसर्च करी होगी, है ना। और फिर उसके बाद ये नई एनईपी आई, नई एजुकेशन पॉलिसी आई। तो प्लानिंग और फॉर्मेशन पॉलिसीज के लिए भी हमें एविडेंस की जरूरत होती है, जिसके लिए हम रिसर्च करते हैं।
ताकि एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग हम ले सकें, है ना, इंस्टीट्यूशन लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। तो यह है मूल्यांकन और परीक्षा प्रणाली में सुधार और है शैक्षिक योजना एवं नीति निर्माण। नेक्स्ट इज द टीचर डेवलपमेंट और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए भी, अब सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, टीचर्स के लिए भी रिसर्च करी जाती है, टीचर्स का डेवलपमेंट हो। पहले हमने देखा होगा कुछ ट्रेनिंग कुछ नहीं देते थे, ऐसे ही टीचर्स को अपॉइंट कर लेते थे, बट अपॉइंट इन द सेंस कि कोई सीटेड और एचटेड बहुत पहले वाले टाइम में। पर अब हम बात करें तो हमें सीटेड देना होता है, एलिजिबिलिटी कंप्लीट करनी पड़ती है, उसके बाद हम आगे एक फर्दर एग्जाम दे सकते हैं, हमें यूजीसी नेट करना होता है। तो वो क्यों करा, ताकि आप सभी बच्चे जो बीएड कर लिए, सभी बच्चे जो एमएड कर लिए, वो सब टीचर बने, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उन सब लोगों को देखो, उन सब लोगों को पहचानो जो एलिजिबल हैं उस चीज के लिए, है ना। तो इसके लिए हम साइंटिफिक एटीट्यूड, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए हमने टीचर्स पर भी रिसर्च कर सकते हैं। उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग आप प्रोवाइड करो, जो भी नई चीजें आ रही है उसके लिए बताओ, उसके लिए समझाओ, उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, बच्चों तक कैसे पहुंचा सकते हो, उसके लिए पहले टीचर को प्रिपेयर करो। तो इस चीज के लिए भी हम रिसर्च कर सकते हैं, ताकि टीचर की कॉम्पिटेंसी और प्रोफेशनलिज्म को इम्प्रूव कर सके। अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो बच्चों को समझना, और जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, जो भी सब लोग, सब बच्चे एक दूसरे से अलग हैं, तो वो क्या है, उसको कैसे समझोगे आप क्लास में, बेहतर तरीके से कैसे समझ पाओगे, ये कैसे समझ पाओगे कि आपकी क्लास में एक ही तरह के बच्चे नहीं है, अलग अलग तरह के हैं, उनको कुछ डिसेबिलिटी भी हो सकती है, उनको कुछ मेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती है ना, या फिर उनका लर्निंग का पेस बहुत डिफरेंट हो सकता है, कोई बहुत जल्दी सीख जाता है, कोई बहुत धीरे, कोई एवरेज बच्चे होते हैं, इंटेलिजेंस लेवल उनका अलग हो सकता है। तो उस चीज को आप कैसे समझोगे। तो एजुकेशनल रिसर्च आपको हेल्प करती है इस चीज में कि आप जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, उसके रिगार्डिंग आप रिसर्च करो और देखो कि क्या प्रॉब्लम्स है, उसको आइडेंटिफाई करो, और फिर सॉल्यूशन के लिए आप फर्दर टेस्ट कंडक्ट करो, और आफ्टर दैट आप एनालिसिस करो रिजल्ट का। ठीक है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझने के लिए और इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए हमें जरूरत है एजुकेशनल रिसर्च की। शिक्षक विकास और व्यावसायिक उन्नति, और शिक्षार्थियों और व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना, ये भी नीड है। नेक्स्ट इज द इनोवेशन एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो जो नई तकनीकें आ रही हैं उनको कैसे यूज करेंगे, है ना। तो रिसर्च आपको हेल्प करेगी कि इंटीग्रेट करो, मतलब साथ में लेकर के आओ, जो हमें पुरानी बुक के थ्रू या लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ाया जाता था, उसके साथ आप आईसीटी को भी यूज करो बच्चों को पढ़ाने के लिए, डिजिटल टूल्स का यूज करो, डिफरेंट पेडागोजी, डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग लेकर के आओ, ताकि आप लर्निंग को इंटरेस्टिंग बना सको और डिफरेंट बच्चों को एंगेज कर सको लर्निंग में। सो मॉडर्नाइज करने के लिए एजुकेशन को और लर्निंग आउटकम बढ़ाने के लिए कि ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे समझ सके चीज़ों को, उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, वो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग और उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, इसके लिए भी हम रिसर्च कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज क्वालिटी एश्योरेंस इन एजुकेशन। क्वालिटी एश्योरेंस क्या है कि आप क्वालिटी प्रदान कर सको, ऐसे ही हवा में तीर नहीं मारो, है ना। तो क्वालिटी प्रदान कर सको, अच्छी एजुकेशन दो जो उनके आगे आने वाले टाइम के लिए उनको हेल्प करेगी, उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए हेल्प करेगी। तो ऐसी एजुकेशन दो आप, ये नहीं कि कुछ भी पढ़ाए जा रहे हो, है ना। तो स्किल बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए, इंटरेस्ट बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए, ताकि हम इफेक्टिव बना सके एजुकेशन को। तो सो मेंटेन इम्प्रूव क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड के लिए भी हम क्या करते हैं, एजुकेशनल रिसर्च करते हैं। ये है नवाचार और प्रौद्योगिकी का उपयोग और शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन। नेक्स्ट इज सोशल एंड नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्र विकास के लिए, हमारी सोसाइटी के विकास के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नेशनल बिल्डिंग में। अगर हमें अच्छी एजुकेशन मिली है तो हम राष्ट्र विकास के लिए काम करेंगे, हम अच्छी एम्प्लॉयमेंट लेंगे, है ना, हम इकोनॉमिकली, फिजिकली और इमोशनली हर तरह से हेल्प करेंगे, हम और लोगों को पढ़ाएंगे आगे जा करके, फिर और लोग पढ़ेंगे, फिर वो और लोगों को पढ़ाएंगे, तो जिससे हम नेशन के लिए एसेट बने, ना कि लाइबिलिटी, है ना। हम हेल्प कर सके नेशन के डेवलपमेंट के लिए, हम कुछ सुधार ला सके, हम इम्प्रूवमेंट, हम अपना योगदान दे सके करिकुलम डेवलपमेंट में, या फिर जो भी हमारे प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें, है ना। तो एजुकेशन को अलाइन करने के लिए सोशल नीड्स के लिए तो रिसर्च हेल्प करेगी उसके लिए। जैसे सोशल जस्टिस नहीं हो रहा है तो आप ऐसी पॉलिसीज बनाओ जहाँ पर सभी लोगों को न्याय मिल सके, इक्वालिटी को प्रमोट कर सको, और और राष्ट्र के विकास के लिए आप आगे बढ़ सको। सो ये है सामाजिक और राष्ट्र विकास। राष्ट्र निर्माण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और अनुसंधान शिक्षा को सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने में मदद करता है। तो इसकी नीड क्या है, समानता, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय प्रगति को बढ़ावा देना।
नेक्स्ट इज द स्कोप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च. अब स्कोप क्या है, आप बोल सकते हो दायरा, दायरा क्या है एजुकेशन रिसर्च का, कि कहाँ कहाँ पर आप कर सकते हो. तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कर सकते हो, लर्नर एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस में कर सकते हो, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन, एजुकेशन साइकोलॉजी में, और एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट में, टीचर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट में कर सकते हो रिसर्च, सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी में कर सकते हो, सोशियोलॉजी है यहाँ पर, ठीक है, और एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन में कर सकते हो, आफ्टर दैट एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में. तो डिफरेंट एरियाज हैं जहाँ पर आप एजुकेशनल रिसर्च को इम्प्लीमेंट कर सकते हो या फिर कर सकते हो आप आगे, है ना, फर्दर उस पर आगे रिसर्च कर सकते हो. सो फर्स्ट इज अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. सो एजुकेशन रिसर्च में हम डिफरेंट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हम देखते हैं. एजुकेशन में भी अगर आपने बीएड करी है, आपने बीएड तो करी है और एमएड आप कर रहे हो, तो आपने डिफरेंट टीचिंग लर्निंग मेथड्स देखे हैं कि किस किस मेथड से आप बच्चों को पढ़ा सकते हो, क्या क्या लर्निंग एड्स आप यूज कर सकते, टीचिंग एड्स आप यूज कर सकते हो. तो इसमें रिसर्च, इस जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगा इसमें आप किस तरह की रिसर्च कर सकते हो, जैसे टीचिंग मेथड्स में क्या सुधार लेकर आ सकते हो, स्ट्रेटजीज क्या यूज कर सकते हो जिससे आप सभी बच्चों को इंक्लूड करो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए, लर्निंग थ्योरीज आप क्या यूज कर सकते हो, कौन सी स्टाइल से आपको पढ़ाना चाहिए, ऑथोरिटेरियन होना चाहिए, ऑथोरिटेटिव होना चाहिए, डेमोक्रेटिक स्टाइल होना चाहिए, तो क्या स्टाइल होना चाहिए उसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो. क्या बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही है ना जिस मेथड से आप पढ़ा रहे हो, क्लासरूम इंटरेक्शन कैसे बढ़ाया जाए, या फिर मोटिवेशन एंड रीइंफोर्समेंट बच्चों को कैसे दिया जाए ताकि बच्चे खुद से पढ़े. हमें बार बार चुप हो जाओ बच्चों ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना पड़े, है ना, बच्चे खुद से ही मोटिवेट हो, खुद से आप उनको रीइंफोर्स कर सकते हो, उनको प्राइज दे करके, उनको प्रेज करके, रिवार्ड्स दे करके, तो आप ये भी कर सकते हो. तो इन सब चीजों में आप रिसर्च कर सकते हो, थ्योरीज यूज कर सकते हो जो भी इससे रिलेटेड आगे हुई है, जैसे रीइंफोर्समेंट की बात करें तो स्किनर की थ्योरी आप यूज कर सकते हो यहाँ पर, है ना. तो स्कोप क्या है इसका, इससे हम इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्लासरूम में जो टीचिंग लर्निंग होती है कि सब बच्चे समझ सके, उस आउटकम को हम इंक्रीज कर सकते हैं अगर हमने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में रिसर्च की है तो. सो नेक्स्ट इज द, ये हिंदी में शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया में हम रिसर्च कर सकते हैं, इनमें निम्नलिखित विषयों पर शोध शामिल है और इसका दायरा ये है, स्कोप ये है. सो नेक्स्ट इज द लर्नर एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस. लर्नर एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देख सकते हो, रिसर्च फोकस करती है हर बच्चे की नीड को. लर्नर्स को ऐसा नहीं समझते कि ये 6th क्लास के बच्चे हैं तो सारे बच्चे एक जैसे, नहीं, हर बच्चा अलग है, हर बच्चा, एक एक बच्चा अलग है, सब में डिफरेंस है, इवन द ट्विंस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, फिजिकली नहीं हो सकते या फिर फेस वाइज नहीं होते, बट उनका कोई ना कोई ऐसी एबिलिटी जरूर होती है, वो अलग जरूर होते हैं, है ना, हर तरह, किसी ना किसी तरह से. सो इसमें आप क्या रिसर्च कर सकते हो, जैसे इंटेलिजेंस लेवल पे, एप्टीट्यूड पर, कि किसी की क्या पसंद है, किसी को टीचर बनना है, किसी को रिसर्च करनी है आगे जाकर के, किसी को ट्रांसलेटर बनना है, तो डिफरेंट एप्टीट्यूड है, क्रिएटिविटी है उनकी, तो उस पर आप रिसर्च कर सकते हो. पर्सनैलिटी क्या है, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, क्या मिक्स भी हो सकती है बच्चों के अंदर, तो उन सब पे रिसर्च आप कर सकते हो, एटीट्यूड पर, लर्निंग डिफिकल्टीज और डिसेबिलिटीज पर, और गिफ्टेड एंड स्लो लर्नर्स पर भी आप रिसर्च कर सकते हो. तो जिससे कि क्या होगा, इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन दिए जा सकेंगे क्लास में, सब बच्चों की नीड्स और इंटरेस्ट पर ध्यान रखा जाएगा, और समावेशी शिक्षा को प्रमोट करा जाएगा, क्योंकि हम सभी बच्चों पर ध्यान रखेंगे, सभी बच्चों को उनके अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाएगी. जैसे हम बात करें जो अभी जो टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जैसे कि डिओलिंगो है ना, इसमें क्या है, इसमें आपको भाषा सिखाई जाती है, वो आपके पेस के अकॉर्डिंग सिखाई जाती है कि आपकी क्या क्षमता है. फॉर एग्जाम्पल आप धीरे धीरे सीख पाते हो तो आपके लेवल्स उसी तरह से बढ़ाए जाएंगे जिस तरह से आप सीख रहे हो. अगर आप बहुत तेजी से सीखना चाह रहे हो तो आपको आपके लेवल उस तरह से बढ़ा दिए जाएंगे. तो बच्चों के पेस के अकॉर्डिंग, बच्चों की क्षमता के अकॉर्डिंग यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, उनको सिखाया जा रहा है. शिक्षार्थी और व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, इसमें शामिल है बुद्धि, योग्यता, रचनात्मकता, व्यक्तित्व, रवैया, सीखने में कठिनाई और विकलांगता, या फिर प्रतिभाशाली और धीमी गति से सीखने वाले. तो यहाँ पर कार्य क्षेत्र क्या हो सकते हैं, स्कोप क्या होता है, व्यक्तिगत शिक्षण और समावेशी शिक्षा में सहायक होता है. नेक्स्ट इज द करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन. करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन में भी आप रिसर्च कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं वही हम सीखते हैं, जो हमारे करिकुलम में होगा वही चीजें तो हम सीखेंगे ना, क्योंकि वो हमारा पाठ्यक्रम है, वहां पर हमें हमें खेल कूद, हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट क्या होगा, हमारे कौन कौन सी एक्टिविटीज होंगी, क्या क्या हमारा सिलेबस होगा, क्या क्या उनमें टॉपिक आएंगे, तो सब चीजें उधर दिखती हैं, है ना, इवेल्युएशन कैसे होगा हमारा.
तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर हम करिकुलम प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन में कि कैसे हम बच्चों का करिकुलम बनाएं, उनके डेवलपमेंटल स्टेजेस को देख करके, उनके एज को देख करके, है ना, या फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देख करके किस तरह से हम बच्चों का करिकुलम बनाएंगे, ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, हम जो पाठ्यक्रम बना रहे हैं उसको बच्चों उसको मेजरमेंट कैसे करेंगे, उसको देखेंगे कैसे कि बच्चों ने सही करा या नहीं करा, जो लर्निंग आउटकम आपने रखे थे वो अचीव हो पाए या नहीं हो पाए, तो उससे आप करिकुलम इवैल्यूएशन करोगे। और इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड टेक्स्ट बुक का आप यूज कर सकते हो, मतलब ये भी यूज हो सकते हैं इंस्ट्रक्शन मटेरियल टेक्स्ट बुक, ताकि आप बच्चों को अच्छा मटेरियल आप प्रोवाइड कर सको बुक्स में ना। इस पर आप रिसर्च कर सकते हो कि क्या मटेरियल्स होना चाहिए, क्या और बेहतर तरीके के आप चैप्टर्स रख सकते हो जिससे आप स्किल पर ज़्यादा फोकस करो, ना कि उनकी रोट मेमोराइजेशन पर। तो जिससे कि रेलिवेंस बढ़ेगा करिकुलम का, है ना, सोशल और लर्नर नीड के अकॉर्डिंग टू द सोशल लर्नर नीड, कि आप सिर्फ करिकुलम आप जब पाठ्यक्रम में यही चीज़ इंक्लूड नहीं करें जिससे बच्चे इंफॉर्मेशन लें सिर्फ और याद कर लें, उन्हें एग्जाम पास कर ले, नहीं, अब उस लिए वैसा करिकुलम आप रख रहे हो, वैसा सब्जेक्ट, वैसा आप टेक्स्ट बुक मटेरियल रख रहे हो जो बच्चों की लाइफ से कनेक्ट हो सके और जो बच्चों को एक्सपीरियंसेस के साथ और उनके स्किल्स को इम्प्रूव कर सके, ऐसा आप करिकुलम रख रहे हो। सो ये है पाठ्यक्रम और शिक्षण। तो इसमें शामिल है पाठ्यक्रम नियोजन और संगठन, पाठ्यक्रम मूल्यांकन और शिक्षण सामग्री और पाठ्य पुस्तकें। सो नेक्स्ट इज अ मेजरमेंट, इवैल्यूएशन एंड एग्जामिनेशन। तो आप बच्चों पर रिसर्च कर सकते हो इस एरिया में भी, इवैल्यूएशन क्या का क्या तरीका होना चाहिए, एग्जामिनेशन कैसे होनी चाहिए बच्चों की, जैसे एफ जैसे सीसी जो होता है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो ये इसी बेसिस पे बनाया गया था कि पहले जो इवैल्यूएशन होता था, मैंने अभी बात भी की थी कि पहले इवैल्यूएशन सिर्फ एक ही बारी में सारा इवैल्यूएट कर लेते थे, एक ही एग्जाम होते थे, है ना। फिर 2 बारी के बना दिए, है ना, जैसे कि 6 मंथ में, फिर आगे के 6 मंथ में, फिर अब फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट भी बना दिए। साथ ही साथ आप बच्चों की सिर्फ एकेडमिक एबिलिटी को ही नहीं चेक करते बल्कि नॉन एकेडमिक या फिर को करिकुलर एक्टिविटीज को भी चेक करते हो। तो ये क्यों आया, ये रिसर्च के माध्यम से ही तो आया, क्योंकि बच्चों का सिर्फ एक ही, मतलब आप सर्वांगीण विकास तो कर ही नहीं पा रहे थे एजुकेशन के द्वारा। तो फिर हमने देखा, फिर प्रॉब्लम्स देखी कि आप बच्चों का सर्वांगीण विकास करो पढ़ाने के दौरान। तो वो कैसे हो सकता है, जब आप उनका ओवरऑल मेजरमेंट करोगे, सारी एक्टिविटीज को देखोगे, टेस्ट कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्डाइजेशन पर आप यहाँ पर वर्क कर सकते हो, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन यहाँ पर दिया हुआ है, ग्रेडिंग सिस्टम क्या होना चाहिए, जैसे ग्रेडिंग सिस्टम को आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पहले हम बात करें तो मार्क्स दिए जाते थे बच्चों को, जिससे बच्चों में बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो कि कॉम्पिटिशन की भावना आती थी, बट अब ग्रेडिंग सिस्टम यूज कर दिया गया, जैसे कि 100 to 90% वाले बच्चे हैं जो वो A+ ग्रेड में जाएंगे, फिर एंड सो ऑन। तो ऐसे डिफरेंट तरह के ग्रेडिंग सिस्टम इंक्लूड कर दिए गए ताकि जो 90 वाला बच्चा है वो भी उसी ग्रेड में रहे और 100 वाला बच्चा भी उसी ग्रेड में रहे। तो वो डिफरेंसेस हटाने के लिए, या फिर जो कंपटीशन की जो भावना थी, जो कि जेलसी और ये सब प्रोवाइड करती थी, वो खत्म हो जाए। एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स ला सकते हो कि क्या और तरीके हो सकते हैं जिसके थ्रू आप बच्चों को एग्जामिन कर सकते हो, फिर जिसके थ्रू आप इवैल्यूएशन कर सकते हो। तो जैसे कि वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और फेयरनेस बढ़ेगी इवैल्यूएशन में, कि आप ऐसा इवैल्यूएशन करोगे बच्चों का कि अगर आप बार बार करोगे तो वही रिजल्ट, सेम रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा और सभी के साथ न्याय होगा, फेयरनेस तरीके से आप इवैल्यूएट कर पाओगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ओरल एग्जामिनेशन अच्छा कर सकते हैं, ओरल टेस्ट कर सकते हैं, कुछ बच्चे ऐसे जो रिटर्न में बहुत अच्छे हैं, है ना। कुछ बच्चे ऐसे जो विजुअल लर्नर्स होते हैं, जो इमेजेस, जो आर्ट एंड क्राफ्ट में ज्यादा अच्छे हैं। तो आप उनके अकॉर्डिंग, मतलब आप ऐसा इवैल्यूएशन करो कि जिसमें हर चीज को इंक्लूड करा जाए, सिर्फ एकेडमिक पैटर्न को ही नहीं इंक्लूड करा जाए। सो मापन, मूल्यांकन और परीक्षण इसमें शामिल है, परीक्षा निर्माण और मानकीकरण, सतत और व्यापक मूल्यांकन, ग्रेडिंग प्रणालियां और परीक्षा सुधार। सो नेक्स्ट इज एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी में रिसर्चर यूज कर सकता है, जो हमारी एजुकेशन रिसर्च होती है वो साइकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है। साइकोलॉजी क्या, मनोवैज्ञानिक तौर पर, कि बच्चों का क्या मन है, बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चे की क्या एज है, कितना वो पढ़ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें हमें हमारी जो जो भी करिकुलम है, जो भी इवैल्यूएशन मेथड है, वो सब यूज होता है। तो इसमें हम लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे रिसर्च कर सकते हैं, जो थ्योरीज बनी हुई है लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे भी, उस पर हम रिसर्च कर सकते हैं, जो फ्लॉज हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है उसमें, तो उस पर फर्दर स्टडी कर सकते हैं, मेमोरी, थिंकिंग एंड इंटेलिजेंस लेवल पर, मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट पर, या फिर गाइडेंस एंड काउंसलिंग पर। तो जिससे लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन हम बना सके, ऐसी शिक्षा बना सके जो बाल केंद्रित हो, जो बच्चों के अकॉर्डिंग हो, जो बच्चों के इंटरेस्ट और नीड्स पर बेस्ड हो। तो यहाँ पर शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक अनुसंधान मनोवैज्ञानिक
मनोविज्ञान से काफ़ी हद तक प्रभावित होता है ना? जब तक आप साइकोलॉजी नहीं पढ़ोगे, आप एजुकेशनल जो ये करिकुलम है और इवोल्यूशन है, वो नहीं कर पाओगे अच्छे से, तब तक आप बच्चों के बारे में ही नहीं समझ पाओगे तो, उनके मन को नहीं समझ पाओगे तो। सो टीचर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए भी रिसर्च करी जाती है, जहाँ पर टीचर्स पर फोकस करा जाता है, उनका कैसे हम उद्धार कैसे कर सकते हैं, मतलब सुधार कैसे कर सकते हैं उनकी एबिलिटीज में, है ना? कैसे वो अप टू डेट रहे। जैसे कि आप टीचर कॉम्पिटेंसीज और इफेक्टिवनेस के लिए रिसर्च कर सकते हो, प्री सर्विस और इन सर्विस ट्रेनिंग में आप रिसर्च कर सकते हो, क्या बेहतर और तरीके बना सकते हैं, जैसे बीएड में हम क्या चीजें और ला सकते हैं जिसके थ्रू हम एक ऐसे टीचर क्रिएट करें जो इफेक्टिव हो, जो आगे जो भी नई चीजें हैं उनको यूज करके पढ़ाएं और बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ा पाए। टीचिंग स्किल्स और एटीट्यूड्स पर काम कर सकते हो, जिससे कि क्वालिटी इंप्रूव होगी टीचर्स में और टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, है ना? जो बीएड एमएड कराते हैं बेसिकली, या फिर डीएलएड हो गया, तो ये इसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं कि सभी बच्चे अच्छे से पढ़ा सके बच्चों को, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर भी रिसर्च हो सकती है। सो शिक्षक शिक्षा और व्यावसायिक विकास। सो नेक्स्ट इज एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट पर भी, कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो हमारी मैनेजमेंट होती है एजुकेशन से रिलेटेड ना, जो सारा काम संभालती है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वहाँ पर भी हम रिसर्च कर सकते हैं, जैसे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन लीडरशिप पर, इंस्टीट्यूशन क्लाइमेट पर रिसर्च कर सकते हैं, एजुकेशन प्लानिंग और फाइनेंस पर कि कैसे जो फंड्स हैं वो एलोकेट होते हैं, कैसे देखे जाते हैं, तो जिससे कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को एनहांस कर पाते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। यहाँ पर है शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन। नेक्स्ट इज गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बात करें तो रिसर्च कंट्रीब्यूट करती है गाइडेंस को भी, कि बच्चों को प्रॉपर सर्विसेज दी जाए, बच्चों को प्रॉपर हेल्प दी जाए एजुकेशन में भी। जैसे कि आप एजुकेशन वोकेशन पर्सनल गाइडेंस आप बच्चों को दे सकते हो, किसी बच्चे को पर्सनली प्रॉब्लम है पर वो अकेडमिकली अच्छा है, बट पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से आप उसका इंप्रूवमेंट लो होती जा रही है ना, वो इंप्रूवमेंट नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए आप रिसर्च कर सकते हो। करियर डेवलपमेंट के लिए बच्चों को राह दिखा सकते हो कि क्या ऑप्शन सब्जेक्ट उन्हें चूज करने चाहिए, किसके लिए क्या बेटर है, उसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो। स्टूडेंट एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स के लिए, तो जिससे कि होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स को आप प्रमोट करो, बच्चों के सर्वांगीण विकास को, बच्चों के हर एबिलिटीज को आप चेक करो कि किस में वो बेटर है, कहाँ पर वो अपना करियर चूज कर सकते हैं। सो मार्गदर्शन और परामर्श जिसे बोलेंगे हिंदी में। सो नेक्स्ट इज द सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी ऑफ एजुकेशन पर भी रिसर्च कर सकते हो आप। एजुकेशनल रिसर्च सोशल और फिलोसफिकल फाउंडेशंस को भी देखता है कि डिफरेंट फिलोसोफर्स ने क्या बोला है, जैसे हम यहाँ पर रूसो की बात करें, या फिर जॉन डीवी की बात करें, विवेकानंद की बात करें, औरबिंदो की बात करें, तो डिफरेंट फिलोसोफर्स ने डिफरेंट थ्योरीज अपनी दी हैं, और सभी ने बच्चों पर केंद्रित शिक्षा के लिए बात करी है। तो उनको कैसे हम यूज कर सकते हैं एजुकेशन एंड सोसाइटी के ऊपर रिसर्च करके, वैल्यूज कल्चर और एथिक्स पर, इक्वालिटी को कैसे प्रमोट करना है, इंक्लूजन कैसे लानी है, और सोशल जस्टिस, इन सब को आप यूज कर सकते हो, जिससे कि आप एजुकेशन को मोरल वैल्यूज बच्चों के अंदर आए, और गोल्स कैसे अचीव कर सकते हैं, जो भी सोसाइटी के गोल्स है उसको कैसे अचीव कर सकते हैं, उस तक हम बच्चों को लेकर आ पाए। ओके, ये भी रिसर्च हो सकती है। समाजशास्त्र और शिक्षा का दर्शन। नेक्स्ट इज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो अब जो हम देखते हैं एजुकेशन का एरिया एक्सपेंड हो रहा है, सारी चीजें बढ़ रही है, अब सब किताब तक ही लिमिट नहीं है, चीजें आगे और इंक्रीमेंट आ चुका है। अब आप डिफरेंट सोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए ना। सो इसमें आईसीटी एंड एजुकेशन पे आप रिसर्च कर सकते हो, ई लर्निंग पर, ऑनलाइन एजुकेशन पर कर सकते हो, और कैसे आपको पढ़ाना है, क्या आपका डिज़ाइन होगा, इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन, किस तरीके से आप बच्चों को पढ़ाओगे, बच्चे भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं, बच्चे का भी डिस्कशन इन्वॉल्वमेंट होगा या नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बच्चों को बता करके कैसे आप यूज़ कर सकते हो, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसके नुकसान है ना, और कैसे हम उसको और बेहतर बना सकते हैं, इस पर आप रिसर्च कर सकते हो, जैसे कि जिससे मॉडर्नाइज एजुकेशन एजुकेशन को आप बढ़ावा दोगे, और जिससे हर बच्चे तक एजुकेशन पहुंच पाएगी। अगर हमें नहीं पता होता था कि सबको नहीं पता होता है कि टेक्नोलॉजी भी कुछ चीज़ है जिसके थ्रू हम उन बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं जो अभी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो फिर वो एजुकेशन सिर्फ एक लिमिट तक रह जाती है। बट अब क्या है, अब हम यूट्यूब के जरिए, फिर डिफरेंट अदर प्लेटफॉर्म के जरिए डिफरेंट बच्चों को पढ़ा सकते हैं, चाहे वो कहीं पर भी बैठे हो, है ना। मोबाइल लर्निंग, ऑनलाइन ऑनलाइन लर्निंग करा सकते हैं। तो ये है शैक्षिक प्रौद्योगिकी और नवाचार। नेक्स्ट इज द पॉलिसी प्लानिंग एंड कंपैरेटिव एजुकेशन में, कि जो पॉलिसीज बनती हैं, डिफरेंट पॉलिसीज, जैसे अभी एनईपी 2020 है, इससे पहले 1986 थी, उससे पहले 1968 थी, तो इसमें क्या प्रॉब्लम्स थी जो फिर एनईपी 2020 आई, इन सब चीज़ों के लिए भी हम कर सकते हैं। मैक्रो लेवल पे प्लानिंग करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, पॉलिसीज बनाने के लिए, नए रिफॉर्म्स आए ताकि सुधार हो सके शिक्षा में,
कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए, फॉर एग्जांपल हम कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं अपने कंट्री से दूसरी कंट्री को, या फिर अपने स्टेट से दूसरे स्टेट को, पूरे इंडिया में कैसे रिसर्चेज हो रही है उन सबको, है ना। सो नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप नेशनल और इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव भी यूज कर सकते हैं ना, दूसरे कंट्रीज के बारे में भी देख सकते हैं कि उनकी एजुकेशन कैसी है, हमारी एजुकेशन कैसी है, उसको आप कंपेयर कर सकते हो। सो स्कोप क्या है, इससे हमें एविडेंस बेस्ड रिसर्च, एविडेंस बेस्ड हमें जो भी रिफॉर्म्स होंगे, जो भी पॉलिसीज होंगी, वो सब देखने को मिलेंगे। हम प्लानिंग कर सकते हैं कि दूसरे कंट्री में किस चीज़ में सुधार आ सकता है, हम कैसे सुधार कर सकते हैं अपनी अपने साइड वाली कंट्रीज के अकॉर्डिंग, जैसे चाइना की बात कर ले, है ना। तो ये डिफरेंट अदर कंट्रीज की जो एजुकेशन में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। नीति, योजना और तुलनात्मक शिक्षा, यहाँ पर बोलेंगे इसे। तो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन रिसर्च की, क्या डिफरेंट टाइप्स एजुकेशन रिसर्च के कौन कौन सी तरह की रिसर्च होती है। जैसे यहाँ पर लिखा है, पर्पस के बेस पे बेसिक, अप्लाइड और एक्शन रिसर्च होती है। मेथड के बेस पे एक्सपेरिमेंटल और डिस्क्रिप्टिव होती है। डेटा के बेस पे क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मिक्स होती है। एप्लीकेशन के बेस पे सर्वे, इवेल्युएशन एंड केस स्टडी। रिलेशनशिप के बेस पे सर्वे, इवेल्युएशन, केस स्टडी। अच्छा, ये अलग हो गया। रिलेशनशिप के बेस पे ये नहीं है, रिलेशनशिप के बेस पे कोरिलेशनल एंड कंपैरेटिव। ओके, सो बात करते हैं टाइप्स ऑफ एजुकेशन रिसर्च की। तो सबसे पहले बात करेंगे बेस्ड ऑन द पर्पस, कि हमारा पर्पस क्या है, उसके बेस पे रिसर्च क्या है। सो सबसे पहले आ जाते हैं बेसिक और फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, बेसिक, फंडामेंटल और प्योर रिसर्च इसे बोला जाता है। बेसिक, फंडामेंटल या प्योर, कोई भी नाम आ जाए, सेम ही है तीनों, बेसिक, फंडामेंटल, प्योर। इसके पर्पस के हिसाब से तीन तरह की रिसर्च होती है। एक तो बेसिक होती है, एक दैट इज अप्लाइड होती है, आगे हम पढ़ेंगे, और एक एक्शन रिसर्च होती है। तो बेसिक रिसर्च का मतलब क्या होता है, जो थ्योरीज डेवलप करने के लिए करी जाती हैं, सिर्फ अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, कोई थ्योरी, कोई प्रिंसिपल डेवलप करने के लिए। जब आप रिसर्च करते हो, कोई एप्लीकेशन अप्लाई नहीं करना है, बस आपने थ्योरी बनानी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो पियाजे हैं या फिर कोलबर्ग है, उन्होंने अपनी थ्योरी बनाई, उन्होंने अप्लाई करके नहीं, उन्होंने अप्लाई नहीं किया, उन्होंने थ्योरी बनाई, उन्होंने प्रिंसिपल्स बनाए। तो ये क्या है, बेसिक या फंडामेंटल या फिर प्योर रिसर्च। थ्योरी बिल्ड करते हो या फिर जनरल लॉज बताते हो कि कैसे आप पढ़ा सकते हो। ओके, जैसे न्यूटन के जो लॉज हैं, तो वो क्या है, वो थ्योरीज बनाई उन्होंने अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, या फिर नए प्रिंसिपल्स, नई थ्योरीज देने के लिए। तो शैक्षिक अनुसंधान के प्रकार में, उद्देश्य के आधार पर शैक्षिक अनुसंधान के प्रकार में फर्स्ट है बुनियादी, मूल या शुद्ध अनुसंधान का। ठीक है, तो नेक्स्ट ये एग्जांपल इसका, जैसे रिसर्च कर रहे हो आप मोटिवेशन और लर्निंग थ्योरीज पर, तो ये क्या है, ये है फंडामेंटल रिसर्च, बेसिक रिसर्च या प्योर रिसर्च। और यूजफुल क्यों है, क्योंकि आप थ्योरेटिकल फाउंडेशन जब दे देते हो, तो जिससे कि अप्लाइड रिसर्च में हेल्प मिल जाती है। आप बता सकते हो कि मैं ये जो रिसर्च कर रहा हूँ, ये इस बेसिस पे इस थ्योरी के बेसिस पे कर रहा हूँ। तो एक तरह से नींव प्रदान कर देता है अप्लाइड रिसर्च को। सो अप्लाइड रिसर्च आ जाती है जिसमें आप इमीडिएट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लेते हो, है ना, हेल्प, कि प्रैक्टिकल एजुकेशन प्रॉब्लम्स क्या है, उनको कैसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे क्लासरूम प्रॉब्लम्स हो गई, टीचिंग मेथड्स हो गए, या फिर करिकुलम इंप्रूवमेंट हो गए। तो कैसे आप नई स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो क्लासरूम में, कौन से इफेक्टिव स्ट्रेटेजी आप यूज कर सकते हो जिससे हर बच्चे को ध्यान में रख सको। तो ये क्या है, ये है अप्लाइड रिसर्च। यहाँ पर हिंदी में भी है। व्यवहारिक अनुसंधान का अर्थ क्या है, तत्कालिक और व्यवहारिक शैक्षिक समस्याओं को हल करने के लिए किया गया अनुसंधान। नेक्स्ट इज एक्शन रिसर्च, सब टाइप है किसका, अप्लाइड रिसर्च का ही। एक्शन, जो अप्लाइड रिसर्च होती है वो बड़े लेवल पे होती है, बट हम बात करें एक्शन रिसर्च की, तो वो छोटे लेवल पे करी जाती है फॉर द इमीडिएट सॉल्यूशन के लिए। तो प्रैक्टिकल और स्मॉल स्केल रिसर्च करी जाती है, जिसको हम, जो टीचर्स के द्वारा करी जाएगी, ताकि वो अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर सके, या फिर बच्चों को जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको कैसे सुधार सकते हैं, इसके लिए एक्शन रिसर्च करी जाती है। तो क्लासरूम इंप्रूवमेंट के लिए, या फिर स्कूल बेस्ड प्रॉब्लम्स जो होती है, जैसे कि अब्सेंटिज्म कैसे घटाया जा सके क्लास में, क्यों बच्चे मेरी क्लास में इतने एब्सेंट रहते हैं। तो इसका ये एक साइक्लिक प्रोसेस है कि ये चलती ही रहती है। पहले आप प्लान करते हो, फिर एक्ट करते हो। पहले तो आप प्लान करोगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है, फिर उस पर एक्ट करोगे, फिर ऑब्जर्व करोगे, देखोगे, ओके, एंड आफ्टर दैट रिफ्लेक्ट करोगे। फिर दोबारा से जब आप देख लोगे कि ठीक है, यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, फिर जो दूसरी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वहां पर फिर आप दोबारा से प्लान करोगे। ओके, सो ये है क्रियात्मक अनुसंधान जिसे बोलते हैं एक्शन रिसर्च। सो नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ एजुकेशन रिसर्च बेस्ड ऑन मेथड। अब हम मेथड के बेस पे करेंगे। पहले हमने किस बेसिस पे करी थी, पहले हमने करी थी दैट इज द
सोर्सेज के पर्पस के बेसिस पे, है ना, पर्पस के बेसिस पे। अब हम करेंगे प्लानिंग ऑन द बेसिस ऑफ मेथड के बेस पे। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आ जाती है इसमें। सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जिसमें आप डिफरेंट वेरिएबल का यूज करते हो, है ना, डिफरेंट वेरिएबल्स का यूज करते हो और फिर उनको देखते हो कि इसका क्या प्रभाव है दूसरे वेरिएबल पे। तो रिसर्च इन विच वेरिएबल्स आर कंट्रोल्ड एंड मैनिपुलेटेड टू एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट। आप ये देखते हो कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर क्या इफेक्ट पड़ा है, जैसे कि हॉर्लिक्स का क्या इफेक्ट है बच्चों की हाइट पर। तो हॉर्लिक्स हो गया एक वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल हो गया बच्चों की हाइट, हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो दो वेरिएबल है, इनका क्या इफेक्ट पड़ा है, क्या इफेक्ट पड़ा है, साथ में क्या कारण है, कोज पर भी ध्यान देते हो, क्या कारण है हाइट बढ़ने का या फिर हाइट घटने का। तो जब आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कंट्रोल्ड जो वेरिएबल्स हैं उनको लेकर के आप मैनिपुलेट करते हो और फिर कोज एंड इफेक्ट स्टडी या फिर रिलेशनशिप स्टडी करते हो, स्टैब्लिश करते हो, तो वही एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, जिसमें आप एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स लेते हो और फिर हाइपोथेसिस टेस्ट करते हो, जो भी आपकी टेंटेटिव असम्पशन है उनको टेस्ट करते हो। जैसे कि एक हमने जो असम्पशन बना ली वो ये बना ली कि हॉर्लिक्स का कोई भी प्रभाव नहीं है बच्चों की हाइट पर। दूसरी असम्पशन बना ली कि हॉर्लिक्स का प्रभाव है बच्चों की हाइट पर। सो एग्जाम्पल जैसे कि मल्टीमीडिया का क्या इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट ऑफ मल्टीमीडिया टीचिंग ऑन अचीवमेंट, कि आप जब डिफरेंट मेथड्स के थ्रू, डिफरेंट मीडिया जैसे वीडियो, ऑडियो, इनके थ्रू जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो उससे बच्चों की अचीवमेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस पर हम क्या कर सकते हैं, इस पर हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर सकते हैं। तो फर्स्ट है पद्धति पर आधारित शैक्षिक अनुसंधान के प्रकार में सबसे पहला है प्रायोगिक अनुसंधान या फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नेक्स्ट इज अ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च या जिसमें आप वर्णात्मक करते हो, इसको हम वर्णात्मक बोलते हैं। इसमें आप डिस्क्राइब करते हो एग्जिस्टिंग कंडीशंस को, जैसे कि जो फैशन ट्रेंड है वो क्या है ना, फैशन ट्रेंड क्या, आपको एनालिसिस करना है कि अभी क्या फैशन ट्रेंड चल रहा है या फिर अभी किस मेथड से ज्यादा पढ़ाया जा रहा है। तो बस आप एग्जिस्टिंग कंडीशन, सिचुएशन और फिनोमिना को डिस्क्राइब कर देते हो जैसे कि वो हैं, कोई चेंजेस नहीं करते हो आप यहाँ पर। जैसे आप सर्वे करते हो, जो सर्वेज होते हैं, जैसे सेंसस हो रहे हैं ना, सेंसस होंगे अभी, तो ये क्या है, ये है डिस्क्रिप्टिव। जो डेटा आपको मिला है उसी को एज इट इज आप बता देते हो, दिखा देते हो। केस स्टडी आप करते हो, कुछ अपना चेंजेस नहीं कर सकते, मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, ऑब्जर्वेशन करते हो तो आप वहां पर भी नहीं कर सकते हो चेंजेस। तो ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के टाइप, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के टाइप। तो इसमें जैसे कि हमें स्टडी हैबिट्स जाननी है सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट की, तो हमें बस ये देखना है कि स्टडी हैबिट्स क्या है, हम और बाकी चीजें नहीं करेंगे यहाँ पर, क्यों है, कैसे हुई, ये सब चीजों पर बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ व्हाट पर बात करते हैं कि क्या। ओके, सो नेक्स्ट इज ये हिंदी में वर्णात्मक अनुसंधान जिसे बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जिसमें एज इट इज जो है उसको डिस्क्राइब कर देते हैं। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च में हम जो पुरानी चीजें हैं, जो पास्ट इवेंट्स है, पास्ट आइडियाज है, प्रैक्टिसेस हैं, जो भी पुरानी चीजें चली आ रही हैं, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा एजुकेशन पर, प्रेजेंट लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो क्या है, हिस्टोरिकल रिसर्च है। जैसे कि हम यहाँ पर सोर्सेज क्या यूज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स यूज कर सकते हैं, प्राइमरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी डेटा भी हो सकता है, रिकॉर्ड्स क्या है, रिपोर्ट्स क्या है, उन सबको आप यूज कर सकते हो। जैसे कि आपको स्टडी करनी है महात्मा गांधी के थॉट्स पर, कि उन्होंने जो नॉन वायलेंस की ये जो हमें मूल्य बताए थे कि नॉन वायलेंस होना चाहिए, तो वो क्या किस हद तक सही है, क्या वो सही भी है, गलत है आज के एरा में, तो उस पर आप स्टडी करो। तो आप, अब महात्मा गांधी तो है नहीं, तो उन पर कैसे, उनके जो रिकॉर्ड्स हैं उनको कैसे लोगे, उनकी बुक्स के थ्रू जो उन्होंने उन्होंने लिखी है, या फिर किसी और ने उनकी बुक्स लिखी है, उनकी जीवनी पर बुक लिखी है, उसके थ्रू आप बता सकते हो कि क्यों ऐसा उन्होंने नॉन वायलेंस के बारे में बात करी थी, है ना। तो यहाँ पर आप रिसर्च कर सकते हो हिस्टोरिकल रिसर्च में। सो एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि टीचर एजुकेशन कैसे डेवलप हुआ, हमने जैसे बीएड, हमेशा से थोड़ी होगा बीएड, लोग पहले तो जानते भी नहीं थे कि टीचर और स्टूडेंट ये क्या, टीचर एजुकेशन क्या है ना। पहले तो जो विद्वान होते थे ऐसे ही उनको ही बोल देता था कि आप पढ़ाओगे। अब यहाँ पर टीचर एजुकेशन कैसे डेवलप हुई, कैसे आज हम इस फेज तक पहुंचे हैं, तो कुछ ना कुछ शुरुआत जरूर होती है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, हिस्टोरिकल रिसर्च करते हो जब आपको पास्ट इवेंट्स के बारे में जानना होता है, ऐतिहासिक अनुसंधान जिसे बोलेंगे। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ एजुकेशन रिसर्च ऑन द बेस्ड ऑफ नेचर ऑफ डेटा, कि आपका डेटा जो है उसका नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो सबसे पहले है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है, जिसमें आप न्यूमेरिकल डेटा या फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हो, मतलब आप टेस्ट के थ्रू, है ना, मेजरमेंट करते हो, आपका जो डेटा आता है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में आता है। जैसे कि हमने बात करी थी कि हॉर्लिक्स का क्या इफेक्ट है, दैट इज हॉर्लिक्स का क्या इफेक्ट है स्टूडेंट्स पर। तो हमने देखा कि जो 93 बच्चे हैं वो उनकी हाइट बढ़ रही है, जो 45 बच्चे हैं उनकी हाइट घट रही है। तो यहाँ पर हमें
क्या मिला है, क्वांटिटेटिव डेटा मिला है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है ना। तो ये क्या है, ये है क्वांटिटेटिव रिसर्च है। ये ऑब्जेक्टिव होती है, डेटा बेस्ड होती है, यहाँ पर आप अपनी सब्जेक्टिविटी इंक्लूड नहीं करते हो, स्ट्रक्चर टूल्स के थ्रू आप इसे परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि क्वेश्चनेयर्स हो गए, इंटरव्यू हो गए, तो स्ट्रक्चर टूल्स के थ्रू आप यूज करते हो। जैसे कि हमें अचीवमेंट स्कोर मापना है, अचीवमेंट स्कोर कंपैरिजन करना है कि किसका कितना आया। जैसे जो फर्स्ट था उसके 99% आए, जो सेकंड आया वो 82 आया उसका। तो क्या स्कोर्स में कंपैरिजन है वो देख रहे हो आप, तो वो न्यूमेरिकल डेटा हो गया, या फिर आप बोल सकते हो क्वांटिटेटिव रिसर्च, मात्रात्मक अनुसंधान जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट इज द क्वालिटेटिव रिसर्च। तो क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, गुणात्मक अनुसंधान जिसे बोलेंगे, जहां पर आप अपने एक्सपीरियंसेस या फिर जो जिस पर आप रिसर्च करे उसके एक्सपीरियंसेस, मीनिंग, प्रोसेस के बारे में जानते हो। जैसे कि जब आप एथनोग्राफिक स्टडी करते हो, नरेटिव रिसर्च करते हो, तो इधर क्या करते हो, केस स्टडी करते हो, तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप जानोगे एक्सपीरियंसेस के बारे में, मीनिंग्स के बारे में, क्या चीजें क्यों हो रही है। जैसे कि एथनोग्राफिक में आप डिफरेंट एक कल्चर के बारे में पढ़ रहे हो, आप एक ट्राइबल ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हो, तो उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, क्या वो देखते हैं, उनको एजुकेशन कैसी दी जा रही है ना, किस किन चीजों से वंचित है वो, कि कैसे वो अलग है डिफरेंट अदर ट्राइब से। तो आप वहां पर उनके कल्चर के बारे में जानोगे। यहाँ पर आप क्वांटिटेटिव डेटा नहीं ले रहे, यहाँ पर आप क्वालिटेटिव डेटा ले रहे हो, आप यहाँ पर एक्सपीरियंसेस को देख रहे हो, है ना, उन सब चीजों को लिख रहे हो। तो यहाँ पर इंटरव्यूज के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, या फिर नरेटिव स्टोरी फॉर्म में आप यहाँ पर डेटा यूज करते हो, लिखते हो। सो टीचर का क्या परसेप्शन है इंक्लूसिव एजुकेशन के रिगार्डिंग, टीचर का क्या परसेप्शन है, इस पे आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर सकते हो। मिक्स्ड मेथड रिसर्च होती है जिसमें आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों रिसर्च को यूज करते हो। जैसे कि आपको क्या करना है, यहाँ पर टीचर का परसेप्शन भी लेना, कितने टीचर्स ऐसे हैं जो इंक्लूसिव एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं, कितने नहीं करते हैं, ना कितने करते हैं, कौन अच्छा मानता है इसे, कौन बोलता है कि ये हमारे लिए बर्डन है। तो वहां पर आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों रिसर्च कर सकते हो। तो मिक्स्ड मेथड रिसर्च जैसे बोलेंगे, जिससे कि आप कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग कर पाओ। अब ये बस आप ये ना समझ पाओ कि कितने टीचर की परसेप्शन है, आप ये भी समझ पाओ कि क्यों है वो, उनकी परसेप्शन ऐसे क्यों है। ओके। सो गुणात्मक अनुसंधान बोलते हैं इसे, साक्षात्कार, टिप्पणी और आख्यान के जरिए आप इसका डेटा कलेक्ट कर सकते हो। सो नेक्स्ट इज अ टाइप्स ऑफ एजुकेशन रिसर्च बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। अप्लाई कैसे करते हो, जैसे फर्स्ट है इवेल्युएशन रिसर्च। इवेल्युएशन रिसर्च क्या होती है, जहां पर आप जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी प्रोग्राम है, रिफॉर्म है, इंस्टीट्यूशंस है, उनको उनकी आप इफेक्टिवनेस को चेक करते हो, असेस करते हो, मूल्यांकन करते हो उसका। कैसे करते हो, देख करके उधर का डेटा, डेटा क्या है, कहता है यहाँ का है ना, कितने बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे से जो ड्रॉप आउट जिनका हो चुका है, जो हमने पॉलिसीज बनाई थी उसके अकॉर्डिंग आप किन बच्चों को वो पॉलिसीज का बेनिफिट दे रहे हो, किन बच्चों को रिफॉर्म, किन बच्चों के लिए हम प्रोग्राम्स बना सकते हैं। जैसे कि आप इवेल्युएशन करो स्कूल लिटरेसी प्रोग्राम को, कि जो स्कूल लिटरेसी प्रोग्राम चलाया है उसको देख रहे हो कि कितने हद तक वो कंप्लीट हो चुका है, कितने हद तक बच्चे पढ़ चुके हैं, हमने जो एक गोल रखा था वो कितने हद तक अचीव हो चुका है। तो यहाँ पर आप इवेल्युएशन करते हो। सर्वे रिसर्च में आप क्या करते हो, कलेक्ट करते हो इन्फॉर्मेशन को, है ना, फ्रॉम द लार्ज पॉपुलेशन, जैसे कि क्वेश्चनर हो गया या फिर इंटरव्यू हो गया, इसके थ्रू आप बच्चों, जो भी आपके पार्टिसिपेंट है, जो पॉपुलेशन है, उससे आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो। जैसे कि एनईपी के टूवर्ड्स क्या टीचर्स का एटीट्यूड रहा है, वो क्या चाहते हैं कि एनईपी 2020 सही है कि गलत है, तो आपको हर तरह के पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिल जाएंगे। तो एटीट्यूड ऑफ टीचर टुवर्ड एनईपी, इस पे आप सर्वे रिसर्च कर सकते हो। केस स्टडी रिसर्च, जिसमें आप इन डेप्थ स्टडी करते हो, है ना, गहराई से किसी एक इंस्टीट्यूशन के बारे में, इंसान के बारे में और एक सिचुएशन के बारे में पढ़ते हो, उसके हर एस्पेक्ट को जानते हो, पर्सनल एस्पेक्ट को भी, सोशल एस्पेक्ट को भी और इमोशनल को भी, तो हर एस्पेक्ट को आप जानने की कोशिश करते हो। जैसे कि हम एक ऐसे बच्चे की स्टडी करें जो लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रसित है, या फिर आप बोल सकते हो जैसे डिस्ग्राफिया से कोई ग्रसित है, वो चीजों को लिख नहीं पाता अच्छे से, है ना, उसकी राइटिंग खराब है, तो वो क्यों है, क्या रीजन है उसके पीछे। तो उस पर आप केस स्टडी कर सकते हो कि उसको पहले से ही नहीं बताया, उसको पहले से नहीं सिखाया, टीचर उस पर ध्यान नहीं देते, तो क्या रीजन है, उस पर आप केस स्टडी, उस पर आप गहन अध्ययन कर सकते हो। इसे ही केस स्टडी बोलते हैं। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ एजुकेशन रिसर्च बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, ये हिंदी में है मूल्यांकन अनुसंधान का अर्थ, फिर है सर्वेक्षण अनुसंधान और फिर है केस स्टडी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अदर इंपॉर्टेंट टाइप जो इसमें से रह गए हैं, जो जिसका एक क्लासिफिकेशन नहीं बन पाया है। सो ये है कोरिलेशन रिसर्च। कोरिलेशन रिसर्च क्या है, सेम कैसी होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के, पर इसमें हम ये नहीं देखते हैं
यहाँ पर हम कोज के बारे में नहीं जानते, यहाँ पर हम सिर्फ अफेक्ट के बारे में या फिर रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं। ये नहीं जानते कि अगर हॉर्लिक्स और जैसे एग्जांपल दे रही हूँ, हॉर्लिक्स और बच्चों की हाइट पर क्या इफेक्ट है ना, इसके बारे में जानेंगे, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये नहीं जानेंगे कि क्यों है। यहाँ पर आप सिर्फ रिलेशनशिप जानते हो दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के बीच में, जैसे सनलाइट का क्या असर पड़ेगा प्लांट्स पर, ठीक है। हम ये नहीं जानेंगे कि क्यों पड़ रहा है, ये क्या हमने उसकी जो भी चीजें हैं कंट्रोल रखी थी या नहीं रखी थी, वो नहीं जानेंगे। हम बस ये देखेंगे कि दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशनशिप है। फिर है कंपैरेटिव रिसर्च, जिसमें आप कंपेयर करते हो ग्रुप्स को, मेथड्स को या सिस्टम को, है ना। जैसे आप एक हरियाणा स्टेट को कंपेयर कर रहे हो राजस्थान स्टेट से, तो डिफरेंट मेथड्स को कंपेयर कर रहे हो। जैसे आप लेक्चर मेथड को कंपेयर कर रहे हो लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन से, है ना। तो ये क्या है, ये कंपैरेटिव रिसर्च। और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च क्या होती है, जो कंडक्ट होती है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो मतलब काफी टाइम तक के लिए जो कंडक्ट करी जाती है, सिर्फ एक दिन के लिए दो दिन के लिए नहीं, एक साल दो साल तक के लिए जो कंडक्ट करी जाती है। आपको किसी का अफेक्ट देखना है ना। जैसे हम एनईपी 2020 ले रहे हैं, हमने वो इम्प्लीमेंट कर दी, तो उस पर भी तो रिसर्च हो रही होगी ना, कि कितना डेटा अभी तक हो चुका है, कितना बचा है, हमने जो सोचे थे ऑब्जेक्टिव्स कितने रह गए हैं। तो वो क्या है, वो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च है, जो हम ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक करते हैं, ठीक है। तो ये है डिफरेंट अदर टाइप्स ऑफ रिसर्च। सह सहबंदी जिसे बोलेंगे, तुलनात्मक और अनुदैर्ध्य अनुसंधान। सो ये था स्टूडेंट, डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट नीड्स, स्कोप के बारे में पढ़ा, मीनिंग के बारे में पढ़ा एजुकेशन रिसर्च के। और अगर आपको कोई डाउट रहेगा इसके अलावा भी, क्योंकि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में सारी चीजें करा दी गई हैं, और आप इनको एज इट इज लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। कोई डाउट है तो आप पूछ लेना। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।